SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। हिम्मत है तो बिहार सरकार आरएसएस पर लगा दे प्रतिबंध। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने पर जदयू राजद की प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नीतीश लालू पर बोला हमला। शराब कारोबारियों पर बढ़ी पुलिस की दाबिश, 9 धंधेबाज गिरफ्तार, भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद। और नवरात्र के तीसरे दिन की गई माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना, मंदिरों में बढ़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। भाजपा के पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता के यहां श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम भाजपा के सांसद सुशील मोदी ने आरएसएस पर प्रतिबंध वाले आरजेडी के बयान पर कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हिम्मत है तो आरएसएस पर बिहार में प्रतिबंध लगा कर दिखावे। पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध का स्वागत करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों का राजद, कांग्रेस और वाम दलों का सह मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में इस आतंकी संगठन से जुड़े लगभग 50 मामले रफा दफा कर दिए गए। यह विडंबना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते यह दल राष्ट्र का भी विरोध करने पर उतारू हो गए हैं। सुशील मोदी भाजपा के पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता की मां के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेने मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। देखिए, लालू यादव की सरकार है बिहार में और मैं तो चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है लालू यादव में तो बिहार में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर दिखलाएं। ये बहुत ही शर्मनाक है कि पीएफआई की तुलना आरएसएस से की जा रही है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है जिसके सीरिया, इराक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से संबंध है। जिस पीएफआई पर विदेशों से और गल्फ देशों से पैसा संग्रह करना, नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग देना और एक खास वर्ग के खिलाफ में लोगों को भड़काने का जिस पर आरोप है और जिस पर दर्जनों हत्या और हिंसा के मुकदमे चल रहे हैं,
ऐसे पीएफआई पर जब सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर पीएफआई की मदद कर रहे हैं। वो चाहे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हों, लालू यादव हों, ललन सिंह हों, बलियावी हों, ये सारे लोग अब पीएफआई के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। शिवम तिवारी तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना यह कोई अपराध नहीं है, यह भी विरोध करने का एक तरीका है। ये माले जो है, ये फुलवारी में छापेमारी हुई तो माले ने पीएफआई का समर्थन किया और कहा कि नाहक एक वर्ग विशेष के लोगों को तंग किया जा रहा है। देखिए, महागठबंधन के नेताओं के लिए सब कुछ वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये बहुत दुखद है कि जिस आरएसएस की देशभक्ति पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, उसकी तुलना ये पीएफआई से कर रहे हैं। अब लालू जी तो बनने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हर बार नाटक करने की जरूरत क्या है? एक ही बार में घोषित कर दी कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। और पीएफआई के बारे में एक बात और बता दूं कि कांग्रेस ने हमेशा पीएफआई को मदद करने का काम किया। कर्नाटक में 2013 से 18 तक सिद्धारमैया की सरकार थी, उसने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए पीएफआई के लगभग 160 मुकदमे जो 1600 लोगों पर दर्ज थे उसको वापस ले लिया। इसलिए इनको देश हित से मतलब नहीं है, ये इनको केवल वोट चाहिए और ये वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, वहीं त्योहार का भी मौसम है। ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस शराब के खिलाफ एक्शन में है। शराबियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डीएसपी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में कांटी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब और चुलाई शराब बरामद किया गया। डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि छापेमारी लगातार जारी है। अभी हम लोग विशेष समकालीन अभियान चला रहे हैं, खासकर जिसमें हम शराब कारोबार से जुड़े लोगों से या सेवन कर रहे हो या शराब कारोबार कर रहे हो उनको पकड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं। उसमें कल कांटी थाना द्वारा अभियान चलाया गया और जिसमें उन्होंने एक टीम बनाई अपनी, जिसमें 4-5 लोग थे कांटी थाना के और बल था। उनकी मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन के बल पे कल 9 लोगों को 2 अलग जगह से शराब कांड में गिरफ्तार किया गया, जिसमें से हमें लगभग 22 लीटर विदेशी शराब की रिकवरी हुई दामोदरपुर से, और एक और अन्य स्थान पे भी कुछ देशी शराब के साथ 3 लोग और गिरफ्तार हुए। इस प्रकार इस शराब कारोबारियों के खिलाफ एक जो पुलिस की लगातार मुहिम चल रही है उसमें एक अहम सफलता कांटी थाना को मिला और ये लगातार अभी हमारा शराब के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलते रहेगा। पर्व को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है अभी? जी, अभी पर्व है और इलेक्शन का भी समय है। इन चीज़ों को देखते हुए विशेष अभियान हर रोज़ लगभग अलग अलग कांडों में चल रहा है, बट शराब पे हमारा स्पेशल फोकस है और अभी वो चलते रहेगा अभियान। जो लोग पकड़े गए हैं ये शराब के बड़े गिरोह के लोग हैं या फिर? अभी इस पे जांच चल रहा है, बट हाँ ये ज़रूर है कि इनकी संलिप्तता रहती है शराब बनाने में, बेचने में, और जो सेवन करने का अलग अलग जगह होता है जहाँ ये लोग छुप के ये सब करते हैं, वो सारा चीज़ इन लोगों के साथ इन्वॉल्व है। बाकी इस पर भी हर बिंदु पे जांच चलेगी। कोई सर आपराधिक इतिहास नहीं, अभी आपराधिक इतिहास अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन इसे खंगाला जा रहा है। बाकी थानों से भी हम बात कर रहे हैं और अगर कुछ मिलेगा तो उन सब केसेस में भी इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता के वोट से होने वाला है। चुनावी अखाड़ा में उतरे विभिन्न दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा करने में लगे हैं। वैसे तो नगर निकाय चुनाव पार्टी आधारित नहीं हो रहा है। राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष भी कुछ कहने से बच रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार का कहना है कि पार्टी के कई नेता मैदान में हैं, जो जीत के आएंगे वह भाजपा का ही मान बढ़ाएंगे। वहीं राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता का भी कहना है कि जो जीत के आएंगे वह राजद के ही नेता होंगे। उन्होंने कहा कि राजद नगर निगम चुनाव में अपने किसी प्रत्याशी को मदद नहीं करने जा रही है। नगर निगम का जो चुनाव है ये दलीय स्तर पर नहीं हो रहा है। हर दल से काफ़ी संख्या में लोग चुनाव में उतर रहे हैं।
हम लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। हमारे दल के भी जो प्रत्याशी आएंगे, हम लोग भी देखेंगे कि किन पर जोर लगाने से वो जीत सकते हैं। उस पर हम लोग फिर विचार करेंगे। सभी लोग बढ़ के विचार विमर्श करके हम लोग भी रुके हुए हैं। 23 तारीख को माननीय हाई कोर्ट का इस चुनाव पर कुछ निर्णय भी आने वाला है। उस निर्णय के बाद हम लोग आगे का कार्य करेंगे। नहीं, राजद का पहले से साफ स्टैंड है कि पार्टीगत चुनाव नहीं होना और उसमें सम्मिलित नहीं होना। क्योंकि हमारी पार्टी जो है मास पार्टी है, इसमें हमारे बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत सारे वर्कर हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी का साफ स्टैंड है कि इसमें हम लोग को खुलकर पार्टी की तरफ से किसी को नहीं मदद करना है, पार्टी का झंडा बैनर किसी को नहीं लगाना है। ऐसा सख्त निर्देश भी आ गया है। इसलिए हमारे पार्टी के कई उम्मीदवार हैं जो जीत के आएंगे, हमारे पार्टी के कहलाएंगे। इसलिए पार्टीगत किसी को मदद करनी नहीं। पार्टी के कहलाएंगे कहीं इसीलिए तो नहीं जीत के आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अपने कर्मों से, अपने मेहनतों से, अपने काम किए हुए पर जो जीत कर आएंगे। क्योंकि हमारे पार्टी के कई साथी खड़े हैं, किस साथी को मदद किया जाए। क्योंकि पार्टी के हम लोग जिलाध्यक्ष हैं और पार्टी आला कमान का साफ निर्देश है, अगर हम किसी एक को मदद करने जाएंगे तो हमारे 2-3 साथी जो और खड़े हैं तो नाराज़ हो जाएंगे, तो पार्टी में आपस में टूट हो जाएगी। इसलिए पार्टी का इस बार साफ स्टैंड है कि पार्टी पर ही चुनाव नहीं हो रहा है। जैसे मुखिया का भी चुनाव पार्टी पर नहीं हुआ था, बहुत सारे लोग हमारे पार्टी से जीत के भी आए थे। जिला परिषद में बहुत सारे साथी हमारे जीत कर आए थे। उसी तरह से इसमें भी पूरे बिहार में बहुत सारे साथी जो इंडिविजुअल मेहनत किए हैं वो जीत कर आएंगे, वो पार्टी को होंगे। लेकिन पार्टी न झंडा लगाना है किसी को और ना ही पार्टी के कह के प्रचार करना है किसी को। ऐसा साफ पार्टी का निर्देश है। क्या कारण लगता है आपको कि सांसद और विधायक सभी कार्यकर्ता तो नहीं बन सकते हैं, तो निचले तबके के जो चुनाव है वो पार्टी लेवल पे होने चाहिए या नहीं? अब चूंकि पार्टी का ये अंदरूनी मामला है और पार्टी ने अगर ऐसा फैसला लिया था कि भाई पार्टीगत चुनाव नहीं हो, तो पार्टी हित में लोगों ने फैसला लिया था। इसलिए हम अपनी बात को रखना उचित नहीं समझते। बिहार में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता के वोट से होने वाला है। चुनावी अखाड़ा में उतरे विभिन्न दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा करने में लगे हैं। वैसे तो नगर निकाय चुनाव पार्टी आधारित नहीं हो रहा है। राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष भी कुछ कहने से बच रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार का कहना है कि पार्टी के कई नेता मैदान में हैं, जो जीत के आएंगे वह भाजपा का ही मान बढ़ाएंगे। वहीं राज्य जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता का भी कहना है कि जो जीत के आएंगे वह राजद के ही नेता होंगे। उन्होंने कहा कि राजद नगर निगम चुनाव में अपने किसी प्रत्याशी को मदद नहीं करने जा रही है। नगर निगम का जो चुनाव है ये दलीय स्तर पर नहीं हो रहा है। हर दल से काफ़ी संख्या में लोग चुनाव में उतर रहे हैं। हम लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। हमारे दल के भी जो प्रत्याशी आएंगे, हम लोग भी देखेंगे कि किन पर जोर लगाने से वो जीत सकते हैं। उस पर हम लोग फिर विचार करेंगे। सभी लोग बढ़ के विचार विमर्श करके हम लोग भी रुके हुए हैं। 23 तारीख को माननीय हाई कोर्ट का इस चुनाव पर कुछ निर्णय भी आने वाला है। उस निर्णय के बाद हम लोग आगे का कार्य करेंगे। नहीं, राजद का पहले से साफ स्टैंड है कि पार्टीगत चुनाव नहीं होना और उसमें सम्मिलित नहीं होना। क्योंकि हमारी पार्टी जो है मास पार्टी है, इसमें हमारे बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत सारे वर्कर हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी का साफ स्टैंड है कि इसमें हम लोग को खुलकर पार्टी की तरफ से किसी को नहीं मदद करना है, पार्टी का झंडा बैनर किसी को नहीं लगाना है। ऐसा सख्त निर्देश भी आ गया है। इसलिए हमारे पार्टी के कई उम्मीदवार हैं जो जीत के आएंगे, हमारे पार्टी के कहलाएंगे। इसलिए पार्टीगत किसी को मदद करनी नहीं। पार्टी के कहलाएंगे कहीं इसीलिए तो नहीं जीत के आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अपने कर्मों से, अपने मेहनतों से, अपने काम किए हुए पर जो जीत कर आएंगे। क्योंकि हमारे पार्टी के कई साथी खड़े हैं, किस साथी को मदद किया जाए। क्योंकि पार्टी के हम लोग जिलाध्यक्ष हैं और पार्टी आला कमान का साफ निर्देश है, अगर हम किसी एक को मदद करने जाएंगे तो हमारे 2-3 साथी जो और खड़े हैं तो नाराज़ हो जाएंगे, तो पार्टी में आपस में टूट हो जाएगी। इसलिए पार्टी का इस बार साफ स्टैंड है कि पार्टी पर ही चुनाव नहीं हो रहा है। जैसे मुखिया का भी चुनाव पार्टी पर नहीं हुआ था, बहुत सारे लोग हमारे पार्टी से जीत के भी आए थे। जिला परिषद में बहुत सारे साथी हमारे जीत कर आए थे। उसी तरह से इसमें भी पूरे बिहार में बहुत सारे साथी जो इंडिविजुअल मेहनत किए हैं वो जीत कर आएंगे, वो पार्टी को होंगे। लेकिन पार्टी
न झंडा लगाना है किसी को और ना ही पार्टी के कह के प्रचार करना है किसी को। ऐसा साफ साफ पार्टी का निर्देश है। क्या कारण लगता है आपको कि सांसद और विधायक सभी कार्यकर्ता तो नहीं बन सकते हैं, तो निचले तबके के जो चुनाव है वो पार्टी लेवल पे होने चाहिए या नहीं? अब चूंकि पार्टी का ये अंदरूनी मामला है और पार्टी ने अगर ऐसा फैसला लिया था कि भाई पार्टी का चुनाव नहीं हो, तो पार्टी हित में लोगों ने फैसला लिया था, इसलिए हम अपनी बात को रखना उचित नहीं समझते। दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव में उतरे प्रत्याशियों को सिंबल मिलने में अभी देरी है, लेकिन प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज है। मुजफ्फरपुर के मेयर पद के उम्मीदवार राकेश कुमार साहू ने बुधवार को सतपुरा, नीम चौक, आमगोला, ओरियंट क्लब, पड़ाव पोखर सहित कई अन्य मोहल्लों में घूम कर मतदाताओं से विजयी बनाने की अपील की। राकेश कुमार साहू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मुजफ्फरपुर शहर नरक बन गया। जितने भी जनप्रतिनिधि जीत कर आए वे सभी लूट खसोट में लगे रहे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर उनकी जीत हुई तो निगम की पहली बैठक में शहर के विकास का खाका तैयार हो जाएगा। राकेश कुमार साहू को लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके कई समर्थक साथ रहे। आज पूरे मुजफ्फरपुर में लगभग इस तरीके की 5वीं जनसभा है ये, और जिस तरीके से लोगों में रोष है मुजफ्फरपुर के विकास को लेकर, मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से विगत 10 सालों में नगर निगम के जो बुरा हालत है, लगभग 45% ऐसा भूमि है जहां पर लोग सही से रह नहीं सकते हैं। इतनी गंदगी है, इतना वहां पर पिछड़ापन है, लोग ठेवना भर पानी में हमको हेल के जाना पड़ रहा है। और लोगों का रोष जो आ रहा है, लग रहा है कि इस बार मुजफ्फरपुर अब उठ खड़ा हुआ है और कोई भी इनको समझाने में नहीं सकता है। ये लोग अब समझ चुके हैं कि हमें किनके साथ खड़ा होना है। अभी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, क्या कुछ मुद्दा निकल के आया? महिलाओं को क्या कुछ परेशानी होती है? आज पूरे शहर के अंदर जब आप देखेंगे, जब मार्केटिंग के लिए महिलाएं हमारे घर से जाती हैं, उन्हें अगर किसी तरीके के शौच की बात अगर कर लेंगे तो आपको कहीं कुछ नज़र नहीं आएगा। पूरी व्यवस्था जो है ध्वस्त पड़ी हुई है। और महिलाओं का सबसे बड़ा जो चिंता अभी निकल के आया है कि हम जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हम नाले में गिर पड़ रहे हैं, रोड टूटा हुआ है, चलने की व्यवस्था नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और आज आप तरह तरह की जो है यूजर चार्ज, पानी चार्ज, टैक्स, ट्रेड लाइसेंस वो भी लोग लगा रहे हैं, जिसके कारण उनका घरेलू समस्याएं, बजट बिगड़ गया है और लोग एकदम अंदर से उबल रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन आदमी हमारे साथ खड़ा रहेगा। गन्ना की खेती से मुंह मोड़ चुके किसानों के बीच पहुंचा भारत शुगर मिल सिद्धवलिया की टीम बुधवार को मोतीपुर के विशुनपुरा गांव पहुंचकर गन्ना किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की जानकारी दी। चीनी मिल के प्रबंधक शशि केडिया ने किसानों को खेती के लिए उत्तम खाद, बीज, कीटनाशक उचित दाम पर दिलाने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित दर पर गन्ना खरीदने और ससमय पर भुगतान करने का वादा भी किया। किसानों ने भी इलाके से भरपूर मात्रा में गन्ना मुहैया कराने का विश्वास दिलाया। मौके पर गन्ना किसान वीरेंद्र चौधरी, भुवनेश्वर राय, पंकज तिवारी, मुकेश ठाकुर, मुकुंद ठाकुर, राम बाबू सिंह, नवल सिंह सहित सैकड़ों गन्ना किसान मौजूद रहे। कई सालों पहले यहाँ गन्ने का बहुत भरा पूरा क्षेत्र हुआ करता था। धीरे धीरे गन्ना लगाना लोगों ने कम कर दिया, किसी भी कारण से, परेशानियों से, मौसम की मार से। तो अभी हम पूरे 3 सिद्धवलिया चीनी मिल की इसलिए किसानों के बीच में आई है कि गन्ने की पैदावार को कैसे बढ़ाएं। किसानों के बीच में वापस विश्वास दिखा रहे हैं, हम अपनी सुविधाएं बता रहे हैं किसानों को कि क्या क्या दे रहे हैं हम किसानों को, किस ढंग से उनकी मदद कर रहे हैं। नई वैरायटी हम गन्ने के लेके आए हैं, वो किसानों के बीच में हम दे रहे हैं कि आप उन वैरायटी का बुआई करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते। यहाँ पर अधिकतर देखा गया है कि गन्ना किसानों के खेत में सूख जाता है, तो कैसे विश्वास दिलाइएगा कि किसानों का गन्ना आपके मिल तक जाएगा? तो हम बिल्कुल इस बात का विश्वास दिलाना चाहेंगे किसानों को कि जब तक आखिरी गन्ना किसानों के खेत में ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम अपनी चीनी मिल बंद नहीं करेंगे। उसके लिए जगह जगह पे क्रय केंद्र की स्थापना होगी जो सुचारू रूप से गन्ने की खरीद करके
मिल तक पहुंचाएंगे। जिनके पास साधन है वो सीधे मिल गेट तक लेके आए गन्ने को, और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी किसानों की, इस बात का हम वादा करते हैं। पेमेंट का क्या हाल होगा? पेमेंट आज भी जो स्थिति है, पिछले कई सालों पहले जो स्थिति थी उससे बिल्कुल भिन्न है। पेमेंट किसानों को आज हमने पिछले साल का जैसे पेमेंट है पूरा का पूरा मई में कर दिया। पेमेंट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज जो स्थिति से है, मिल में किसान को किसी भी परेशानी के लिए जाना नहीं पड़ रहा है, घर बैठे उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। जगह है क्योंकि यहाँ उनके जीएम साहब जो केडिया साहब जीएम है सीरत में खुद आए हुए थे, आश्वासन दिया है। हम लोगों ने भी मांग किया है कि समय पर किसान अभी बहुत कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, आप लोग खाद बीज मुहैया भी समय पर करा दीजिए ताकि किसान अच्छी तरह से उत्पादन कर सके शुगर केन को और आपको समय पर दे सके। लेकिन आज जो उम्मीद जगी है कि गन्ना किसान की हाल चाल लेने के लिए गन्ना प्रबंधक भारत शुगर चीनी मिल सिधोलिया की ओर से जो आकर यहाँ जो दिशा दशा को सुधारने के लिए है, इससे हमको उम्मीद लगता है कि आने वाले समय में किसान की दशा और दिशा और आर्थिक मजबूती दोनों भी मजबूत होगी। पूर्ण विश्वास और भरोसा करते हैं कि गन्ना का उत्पादन बढ़ेगा और जो है कि यहाँ पर जो है कि किसान की आर्थिक स्थिति। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर मुजफ्फरपुर के विभिन्न संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय विकास संगम ने भव्य जुलूस निकालकर शहीद भगत सिंह के संदेश को फैलाया। बैरिया से निकला जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए 0 माइल गोलंबर पहुंचा, जहां शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इससे पहले संगम के सदस्यों के साथ बोचहां विधायक अमर पासवान ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और केक काट कर जयंती मनाई। संगम के जिला अध्यक्ष ने बताया कि शहीद आजम के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह जुलूस निकाला गया। राष्ट्रीय विकास संगम के बैनर तले शहीद भगत आजम जी का जो है जयंती मनाया गया और इस पर जो है युवा साथी में खास करके अच्छा खासा क्रेज देखा गया। भगत सिंह एक जो है बहुत ही बड़े क्रांतिकारी रहे हैं और उनको विचारों के लेके हम लोग को चलने का जो है ज़रूरत है। इन्हीं बातों को मैं जिला प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, हम आप पार्क की हालात को देख सकते हैं, जो है बहुत ही बदतर है हालात और इसके लेकर जो है हम लोग में नाराज़गी है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पार्क का जो है सौंदर्यीकरण हो और इसको जो है खूबसूरत बनाया जाए, काहे कि बहुत ही बड़े महान क्रांति की जो है स्मारक यहाँ स्थापित है, तो इसका जो है देखरेख जो है बेहतर होना चाहिए। जी बिल्कुल, आज हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती है और उनके जो विचार हैं, उनके जो सिद्धांत रहे हैं, आज उनकी वजह से एक तरह से ऐसे क्रांतिवीर हमारे देश में पैदा हुए थे। आज उनकी जयंती पे उनको सत सत नमन करता हूं और उनके विचारों और उनके सिद्धांतों को आज की युवा पीढ़ी आगे लेकर के चले तो हमारे लिए बहुत ही अमल करने की चीज़ होगी और बहुत ही समाज में एकत्रित करने की चीज़। महिला सब पीछे प्रशासन के द्वारा यहाँ उपेक्षित किया गया है, यहाँ पे युवाओं के द्वारा साफ सफाई किया गया है, क्या कहिएगा जिला प्रशासन? बिल्कुल, हमारे जिला प्रशासन को भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वीर जो जहाँ भी हमारे वीर लोग की स्टैचू लगी हुई है वहाँ के जो भी गोलंबर है वहाँ पे साफ़ सफाई सुथरा करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक लाइट की भी समस्या है, मैं लाइट की भी समस्या देख पा रहा हूँ क्योंकि ये मेन चौराहा है और डीएम साहब से बात करके मैंने इस पर बात भी की है और जल्द से जल्द इस पर काम होगा कि यहाँ पे मेन चौराहा होने के कारण रात में यहाँ पे लाइट नहीं जल पाती है, तो मेन चौक होने के कारण अब हम इस पर अमल करते हुए इसकी इस परिसर की साफ़ सुथरा करने की जवाबदेही हमारी है और हो सकेगा तो हम भी इसमें अपने युवा साथी लोग के साथ इसमें हाथ बढ़ाएंगे और इस जगह को साफ़ सुथरा रखने का हमेशा संकल्प लेते हैं। हमारे वीर जवान भगत सिंह का आज जन्मदिन है और वो 27 साल की उम्र में ही इस गति को प्राप्त हुए थे। हमारे देश रत्न है, हमारे आइडियल है, उनका जन्मदिन है और पूरे शहर में आज उनकी झांकी घुमाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में गली गली हर जगह से लोग आए हैं और हमारे जवान को हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसे जगह से लोग आए हैं जो कि जुलूस को उस लायक बनाए, झांकी को मजबूत बनाए।
आगामी 30 सितंबर को आयोजित होने वाली बीपीएससी की परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर मंगलवार को डीएम और एसएसपी ने परीक्षा कार्य से जुड़े सभी अधिकारी, मजिस्ट्रेट और केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक की। परीक्षा अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगी। इसके लिए जिले में 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 30,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी। 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक जगह जमा नहीं होंगे। वहीं डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम का उपयोग परीक्षार्थी, शिक्षक और परीक्षा कार्य से जुड़े सभी कर्मियों के लिए पूरी तरह वर्जित रहेगा। केंद्राधीक्षक को केवल कीपैड वाले मोबाइल की अनुमति रहेगी। परीक्षा केंद्र के 500 गज की दूरी के अंदर स्थित सभी फोटो स्टेट की दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जिस तरीके से चीज़ें होती हैं उसको एकदम पूरी सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में सभी पुलिस ऑफिसर्स को और यहाँ पर उसके साथ में जो भी मजिस्ट्रेट है उन लोगों के साथ में ब्रीफिंग में उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पर नहीं जा पाए। इसके लिए जिस तरीके की चेकिंग के तरीके बताए गए हैं, कुछ स्पेसिफिक तरीके भी बताए गए हैं, उनको करने के लिए कहा गया है। एग्जामिनेशन के दौरान जो भी पुलिस ऑफिसर्स को जिस तरह विजिलेंट रहने के लिए कहा गया है वो सारे मानदंड उनको बताए गए हैं और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग पूरी किसी भी बिना किसी विवाद के इस परीक्षा को करवाएं। कुल जिले में 59 सेंटर बनाए गए हैं और 30,000 से भी ज़्यादा परीक्षार्थियों की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। इसको लेकर के बड़ी संख्या में जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और डिफरेंट तरीके के मजिस्ट्रेट्स हम लोग तैनात कर रहे हैं और उसी को लेकर के आज सभी केंद्राधीक्षकों, सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सभी जोनल मजिस्ट्रेट और उनके साथ संबंधित पुलिस पदाधिकारियों की मैंने और एसएसपी साहब ने और इस परीक्षा से जुड़े तमाम पदाधिकारियों ने ज्वाइंट ब्रीफिंग की है और केंद्राधीक्षकों को काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ और जो बीपीएससी का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कार्य करने के लिए ताकीद किया गया है और ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में और पारदर्शिता के साथ और परीक्षा की शुचिता बनाते रखते हुए पूरी परीक्षा का संचालन कराएंगे। कहीं भी यदि किसी तरह की भी कमी पाई जाएगी तो संबंधित पर कठोर एक्शन लिया जाएगा। सभी लोग की बात सुनने के पश्चात हम लोग आश्वस्त हैं कि सभी लोगों को पूरे निर्देशों की पूरी जानकारी है और काफ़ी बेहतर तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 115वीं जयंती पर महाराणा प्रताप सेवा संस्थान की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के 0 माइल चौक स्थित उनके प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर संस्था के अध्यक्ष प्रेमचंद्र सिंह, नागरिक मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुनि चौधरी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। आज देश के 2 महान वीर सपूतों की जयंती आज राष्ट्र मना रहा है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जो शहीदों में सर्वोच्च हैं, जिन्हें शहीद आजम कहा जाता है, आज उनकी 115वीं जयंती है। आज ही के दिन 1807 में ऐसे महामानव का जन्म हुआ। मुजफ्फरपुर में उनकी एक प्रतिमा 0 माइल चौक पर लगी हुई है। बड़ा छोटा प्रतिमा है, जल्दबाजी में लगाया गया। आरजेडी के एक नेता थे महेंद्र यादव, जिनके प्रयास से वो प्रतिमा लगा, लेकिन आज वहाँ पर आरजेडी के विधायक अमर पासवान भी आए थे और उपस्थित लोगों ने उनसे आग्रह किया कि राज्य सरकार से या जिला प्रशासन से या आप अपने कोष से जैसे भी हो वहाँ पर आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। आज महाराणा प्रताप सेवा संस्थान द्वारा आयोजित भव्य जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उनके योगदान को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। भगत सिंह जब फांसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे तो ये गीत गुनगुना रहे थे, दिल से निकलेगी न मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू ये वतन आएगी। ऐसे महाजाबाज क्रांति वीर पर राष्ट्र को गर्व है, जिन्होंने बहरे गूंगे अंग्रेजी हुकूमत को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए असेंबली में बम का धमाका किया था। आज हम सब
उनके जयंती पर राज्य एवं केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनकी जीवनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाए और उनकी जयंती और बलिदान दिवस राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाए। मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति ट्रस्ट की ओर से बुधवार को शहीद भगवान लाल की जयंती पर सरैयागंज स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि शहीद भगवान लाल देश की आजादी के लिए 14 नवंबर 1930 को अंग्रेजों की गोली खाकर शहादत दे दिए। मरते मरते भी हाथ से तिरंगा नहीं छोड़े। उनके नाम पर पुस्तकालय, वाचनालय भवन का निर्माण कराया गया है, जो आज भी निःशुल्क चल रहा है। मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश कुमार केजरीवाल, देवीलाल, आलोक अभिषेक, डॉक्टर हरि किशोर सिंह, मुन्नी चौधरी, राजकुमार चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। शहीद भगवान लाल जी की भी जयंती है। इसी छोटी सरैयागंज में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय है, जहां उनकी प्रतिमा स्थापित है। बहुत ही गरीब कमजोर तबके के व्यक्ति जो कांग्रेस के कार्यक्रम में गांधी टोपी और झंडा बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, आज श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट द्वारा उनके जयंती पर उन्हें सशक्त नमन किया गया और आदरणीय पूर्व मंत्री माननीय सुरेश कुमार शर्मा जी द्वारा नवनिर्माण प्रतिमा का माननीय सुरेश शर्मा जी किए। हम सब उनके प्रति आभार। इनके जयंती और बलिदान दिवस पर दिया जाता था, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने भगवान लाल जी को भुला दिया। उनके जयंती पर जिला प्रशासन की ओर से गन की सलामी नहीं देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अमृत महोत्सव जो राष्ट्र मना रहा है उसमें शहीदों को अपमानित किया गया। इसलिए श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट जिला प्रशासन से इस भूल को सुधार करने की मांग करती है कि आगामी 14 नवंबर को इनका बलिदान दिवस है, उस दिन कम से कम गन की सलामी दी जाए। जो परिपाटी, जो परंपरा माननीय डीआईजी, जब यहाँ तत्कालीन डीआईजी गुप्तेश्वर पांडे थे, वो अपने स्वयं आते थे और यहाँ गन की सलामी दी जाती थी। आज हम उनके भगवान लाल जी के जयंती पर उन्हें सशक्त नमन करते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। जय मां अम्बे के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। दूसरे दिन मां के तीसरे रूप चंद्र घंटा का पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने देवी मंदिर, बगलामुखी मंदिर, कालीवाड़ी रोड के माता काली वैष्णो देवी मंदिर सहित मुजफ्फरपुर के विभिन्न मंदिरों में माता की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। पुजारी ने बताया कि नवरात्र के 9 दिन बहुत विशेष होता है। तीसरे दिन मां चंद्र घंटा का पूजा पूरे विधि विधान से करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। मां चंद्र घंटा को राक्षसों का वध करने वाली कहा गया है। माता दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और समृद्धि बनी रहती है।
बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।